दोस्तों नमस्कार। आज हम अरस्तू के विचारों को विस्तार देते हुए उनके क्रांति से संबंधित विचारों पर चर्चा करेंगे। क्रांति अर्थात रेवोल्यूशन। क्रांति की अगर बात की जाए तो क्रांति का तात्पर्य या रेवोल्यूशन का मतलब यही है कि एक व्यापक परिवर्तन हो, आमूलचूल परिवर्तन हो, उसे क्रांति कहते हैं। क्रांति आज के दौर में इतना अधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला शब्द है कि कई बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हम ये भी सुनते हैं कि हरित क्रांति यानी कि कृषि के क्षेत्र में क्रांति और दुनिया की साम्यवादी क्रांति, तो दोनों अलग अलग दिशा की ओर संकेत करती हैं। चाहे वो साम्यवादी क्रांति हो, दुनिया की पहली 1917 में जो हुई थी रूस में, जिसे बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहते हैं, या भारत में हुई हरित क्रांति, दोनों ने ही व्यापक बदलाव का सूत्रपात किया था, संचार किया था अपने अपने क्षेत्रों में। तो कुल मिला के क्रांति का तात्पर्य वर्तमान स्थिति में आने वाला व्यापक परिवर्तन है। यह राजनीतिक भी हो सकता है, यह सामाजिक भी हो सकता है, यह कृषि से संबंधित हो सकता है, यह विज्ञान से संबंधित हो सकता है। लेकिन हमारा जो विषय है वो राजनीतिक है, इसलिए हम अरस्तू की क्रांति का मतलब यही लगाते हैं कि राज्य के संबंध में क्रांति क्या है, इसको जानने की कोशिश करते हैं कि अरस्तू ने क्रांति के संबंध में जो अपने विचार दिए हैं उसका मतलब राज्य के संबंध में क्या है। तो क्रांति अगर देखा जाए अरस्तू की नज़रों में, तो क्रांति एक ऐसा विषय है अरस्तू जिसका प्रयोग बहुत ही व्यापक रूप से करते हैं, और वो ये मानते हैं कि राज्य में, संविधान में या शासन सत्ता में होने वाला कोई भी परिवर्तन है वो क्रांति है। तो अरस्तू के मत में क्रांति मात्र यही नहीं है कि चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली सरकार को माओ ने उखाड़ फेंका और 1 अक्टूबर 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति के पश्चात एक नए चीन की स्थापना हुई। अरस्तू कहते हैं कि ये तो क्रांति है ही, इसके अलावा अगर संविधान नया आता है तो भी वो क्रांति है। अगर संविधान में संशोधन भी हो जाए तो भी वो क्रांति है। अगर शासन में या सत्ता में कोई परिवर्तन हो जाए तो वो भी एक क्रांति है। तो जिस तरह से चुनाव होते हैं 5 वर्ष में, और उसके पश्चात जो नई सरकार आती है, नया दल आता है, तो अरस्तू के मत में यह भी एक क्रांति है। तो अरस्तू ने इस प्रकार से क्रांति शब्द का प्रयोग बड़े व्यापक संदर्भ में किया है। हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यूनानी जो सिटी स्टेट्स थे उनकी बहुत बड़ी समस्या ये थी कि वो राजनीतिक रूप से अस्थिर इकाइयाँ थीं, और प्लेटो भी इससे हमें परेशान दिखे और अरस्तू भी इस अस्थिरता से काफ़ी व्यथित नज़र आते हैं। और ये जो परिवर्तन होते रहते हैं शासन व्यवस्था में, ग्रीक सिटी स्टेट्स में, तो उसे अरस्तू समझते हैं कि यूनान की जो प्रगति है वो इसी कारण से नहीं हो पा रही है कि उनमें राजनीतिक स्थिरता नहीं है, वो राजनीतिक तौर पर अस्थिर हैं। और इसी से बचने के लिए कि ऐसा ना हो, राजनीतिक स्थिरता कायम रहे, अरस्तू अपनी पुस्तक जो है पॉलिटिक्स, उसके 7वें भाग में राज्य में होने वाली इन क्रांतियों के कारणों की बात करते हैं और इन समस्याओं से कैसे मुक्ति पाई जाए उसके उपायों का भी सुझाव अरस्तू देते हैं।
मित्रों, ध्यान रखें कि पॉलिटिक्स की जो 7वीं पुस्तक है या 7वां भाग है, उसमें वो उन कारणों पर चर्चा करते हैं जिनसे क्रांतियाँ होती हैं, और दूसरी पुस्तक जो है पॉलिटिक्स की, उसमें उन उपायों का सुझाव देते हैं जिनसे क्रांति की इन संभावित परिस्थितियों से बचा जा सकता है। आपको अच्छे से पता है कि अरस्तु एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे, विषयों के सोचने का, विषयों पर विचार करने का, और क्रांति भी इससे अछूता नहीं रहा है। उन्होंने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन भी किया था, और इस प्रकार से उनकी जो दृष्टि है और प्रखर हुई थी, और तत्पश्चात उन्होंने क्रांति जैसे विषय पर भी अपने महत्वपूर्ण विचार दिए थे। क्रांति के बारे में और अगर बात की जाए, अरस्तु ने जैसा कि कहा है, अरस्तु के जैसे कि विचार हैं कि अगर पहले से कोई शासन व्यवस्था स्थापित है और उसकी जगह पर कोई नई व्यवस्था ला दी जाती है, स्थापित कर दी जाती है, तो ये बदलाव जो है क्रांति माना जाएगा। ये जैसे कि जनतंत्र के स्थान पर पैसे वालों का शासन हो, या पैसे वालों या धनी लोगों के शासन के स्थान पर जनतंत्र की व्यवस्था अगर लाई जाए तो ये क्रांति होगी अरस्तु के मत में। अरस्तु ये भी मानते हैं कि कई क्रांतियां जो होती हैं वो शासन व्यवस्था को मौलिक रूप से परिवर्तित नहीं करती, बल्कि उसमें आंशिक परिवर्तन करती हैं। जैसे जनतंत्र है, उसको थोड़ा अधिक जनतंत्र बना देना या थोड़ा कम जनतंत्र बना देना, ऐसी भी व्यवस्थाएं होती हैं। दोस्तों, अगर आज हम देखें तो दुनिया के अनेक देश हैं जहां पर जनतंत्र है, लेकिन अनेक देश ऐसे भी हैं जहां पर जनतंत्र नाम मात्र का है, और जनतंत्र एक तरह से छद्म आवरण है। पश्चिम के देश ऐसे जनतंत्रों को प्रबंधकीय लोकतंत्र कहते हैं, मैनेज्ड डेमोक्रेसी कहते हैं, जहाँ पर चुनाव आदि को इस तरह से प्रबंधित किया जाता है ताकि सत्ता में मजबूती बनी रहे, सत्ता में एक शक्ति विशेष का प्रभाव हमेशा बना रहे। इस तरीके से चीज़ें मैनेज करी जाती हैं, चुनाव से लेकर, मीडिया से लेकर। और ऐसी स्थिति को भी देखा जाए तो अरस्तु के मत में ये भी क्रांति है कि ये जनतंत्र है, लेकिन कम जनतंत्र है, कमज़ोर जनतंत्र है। लेकिन कई देश ऐसे हैं जहाँ पर जनता महत्वपूर्ण है, और जो राजनीतिक संस्थाएं हैं वो इतनी परिपक्व हो चुकी हैं कि जनतांत्रिक व्यवस्था अधिक गंभीर स्थिति में पाई जाती है, अधिक मजबूत स्थिति में पाई जाती है। अरस्तु ये भी कहते हैं कि शासन व्यवस्था जो है वो वैसी की वैसी बनी रहे, लेकिन जो शासन करने वाले लोग हैं उनमें कोई परिवर्तन हो जाए तो ये क्रांति हो सकती है। कि अरस्तु मानते हैं कि मान लीजिए ए व्यक्ति शासन कर रहा था और उसके स्थान पर बी व्यक्ति शासन करने आ जाता है, तो ये भी एक क्रांति है अरस्तु के मत में। तो क्रांति की इस मूल अवधारणा को अरस्तु द्वारा जो समझाई गई है, दी गई है, उसको समझने के पश्चात अब हम बात करते हैं उन कारणों का जिनको अरस्तु मानते हैं कि इन्हीं वजहों से क्रांति होती है। तो अरस्तु द्वारा जो कारण बताए गए हैं उनको मित्रों हम दो भागों में विभक्त करते हैं। सामान्य कारण हैं कुछ तो, और कुछ विशेष कारण हैं। और जो सामान्य कारण हैं उनमें हम मान सकते हैं कि सबसे बड़ा जो कारण है अरस्तु उसे मानते हैं असमानता है। पहला कारण सामान्य कारणों में से और सबसे प्रमुख कारणों में से एक कि क्रांति का जो सबसे पहला कारण है वो असमानता है, इनइक्वालिटी है। और एक लालसा होती है कि जो असमानता फैली होती है तो अनेक व्यक्ति उसको अंत करना चाहते हैं, और उनके मन में लालसा होती है कि समानता की स्थिति को प्राप्त किया जाए।
इससे भी क्रांति होती रहती है। अरस्तु ये मानते हैं कि लोगों में एक तरह से ईर्ष्या होती है कि जब वो देखते हैं कि उन्हीं के समाज के लोग, कुछ लोग बहुत धनवान हैं, कुछ लोगों में सारी शासनिक शक्तियां निहित हैं, तो ऐसे में ये स्वाभाविक सी बात है कि वो प्रयास करते हैं कि समानता लाई जाए और इस तरह से शक्ति, धन, वैभव आदि का केंद्रीकरण ना बना रहे। अन्याय एक दूसरा प्रमुख कारण है जिसको अरस्तु समझते हैं क्रांति का। मान लीजिए कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह को एक्सक्यूज मी बहुत अधिक पद, प्रतिष्ठा या पुरस्कार प्राप्त होते हैं, जबकि योग्य होने के बाद भी बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको ना तो पद मिलता है, ना तो प्रतिष्ठा मिलती है, ना तो पुरस्कार मिलते हैं, वो वंचित रहते हैं। तो ऐसे लोग असंतुष्ट होते हैं अन्याय के कारण से, अन्याय के होने से, और ये लोग भी क्रांति कर देते हैं। ये लोग भी क्रांति की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। अरस्तु मानते हैं कि अन्याय भी एक प्रमुख कारण है क्रांति का। तो अन्याय और असमानता की जो दो धारणाएं हैं वो अरस्तु ने दी हैं सामान्य कारणों में। अगर हम विशेष कारणों की बात करें तो विशेष कारणों में जो पहला कारण है उसको अरस्तु मानते हैं कि जो शासक वर्ग होता है, जो शासन करने वाले लोग होते हैं, तो उनमें भी कई बार बहुत अधिक लालच आ जाता है और वो बहुत अधिक शक्ति अर्जित करते हैं, बहुत अधिक धन अर्जित करने का प्रयास करते हैं। और जब इस तरह से राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति किसी व्यक्ति में या व्यक्ति समूह में, जो कि समाज का एक ही वर्ग होता है, केंद्रित हो जाती है, तो अरस्तु मानते हैं कि जो सामान्य जनता है वो ऐसे शासकों के खिलाफ विद्रोह कर देती है और ये क्रांति का विशेष कारण है। दूसरे कारण में अरस्तु बताते हैं कि हर व्यक्ति के मन में ये होता है कि उसको सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, पद मिले, और इस बात के वशीभूत होकर लोग समूह में एकत्रित होकर स्थापित व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं, क्रांति कर देते हैं। इसके अलावा कई बार घृणा भी क्रांति को जन्म देती है, और अगर जनता का एक बड़ा भाग दरिद्र है किंतु एक छोटा सा भाग बहुत अधिक संपन्न है, तो ये लोग जो हैं वो अत्यंत दुखी होते हैं, व्यथित होते हैं, और धनिकों के खिलाफ जो है वो बगावत कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। तो एक घृणा की भावना भी जो है वो क्रांति का कारण है अरस्तु के मत में। इसके अलावा अरस्तु विदेशी तत्वों को भी जिम्मेदार मानते हैं क्रांति के लिए, कि अगर किसी राज्य में ऐसे तत्व रह रहे हैं, वो तो राज्य में रहे हैं, लेकिन उनकी जो निष्ठा है, उनकी जो प्रतिबद्धता है, वो अन्य राज्यों के साथ ही होती है, अन्य राज्यों के साथ अधिक होती है। तो ऐसे में ये जो लोग हैं वो क्रांति कर देते हैं विदेशी राज्यों के प्रभाव से। और इसके अलावा अगर हम और बात करें तो क्रांति में जो अरस्तु ने निष्कर्ष निकाला है वो यही निकाला है कि एक संतुलित व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, तो राज्य व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है। और अगर ये संतुलन बिगड़ता है किन्हीं कारणों से, तो क्रांति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो क्रांतियों के जो दो कारण हैं, सामान्य कारण और विशेष कारण,
इनको समझने के पश्चात अरस्तु ने जो क्रांतियों के से बचने के जो उपाय हैं वो भी जो सुझाए हैं हम उन पर भी चर्चा करेंगे। तो अरस्तु ने इन उपायों को भी दो वर्गों में बांटा है। सामान्य कारण हैं, सामान्य उपाय हैं और विशेष प्रकार के उपाय हैं। अगर हम सामान्य उपाय की चर्चा करें तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो पहला महत्वपूर्ण उपाय है, अरस्तु जो कहते हैं वो कहते हैं कि जो शासक हैं और जो शासित हैं उन दोनों के मध्य बहुत ही अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, बहुत ही अच्छे संबंध होने चाहिए। अगर शासन इस उद्देश्य से किया जाता है कि जिसमें जनता की भागीदारी नहीं है, जिसमें जनता को मात्र एक साधन के तौर पर समझा जाता है, तो ऐसी जो प्रणालियां हैं उसमें क्रांति की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो इसको समाप्त करके प्रयास ये किया जाना चाहिए कि जनता की सहभागिता हो शासन व्यवस्था में, और साथ ही साथ जनता साधन ना होकर साध्य हो, अर्थात जनता के जो हित हैं वही हित शासकों के होने चाहिए। जनता के हित ही शासकों का साध्य होना चाहिए, ना कि जनता शासन के लिए एक वजह हो। तो अगर ऐसी स्थितियां हैं तो फिर क्रांति नहीं होगी। दूसरा जो उपाय है अरस्तु जो सुझाते हैं क्रांति से बचने का, वो ये कहते हैं कि नागरिकों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जो शासन व्यवस्था के अनुकूल हो। मित्रों, हम राजनीतिक सामाजिकरण, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की चर्चा करते हैं और आधुनिक राज्यों में ये तुलनात्मक राजनीति का विषय है, राजनीतिक सामाजिकरण, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। आजकल की अगर राज्य व्यवस्थाओं में देखें तो दुनिया का प्रत्येक देश अपने नागरिकों को अपनी जो स्थापित शासन व्यवस्था है उसी के अनुरूप प्रशिक्षित करने की कोशिश करता है। चाहे वो स्कूल विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकें हों, उनमें जो उनका जो सिलेबस है, उनकी जो सामग्री है, उनकी जो विषय वस्तु है वो हो, उसको डिज़ाइन करने की बात हो, या मास मीडिया के जो मुख्य विषय हैं, मुख्य बिंदु हैं, मुख्य मुद्दे हैं, तो मास मीडिया के ज़रिए, शिक्षा के ज़रिए, सामान्य चर्चा परिचर्चा के ज़रिए, सिनेमा के ज़रिए, संस्कृति के ज़रिए ऐसा प्रयास किया जाता है कि व्यक्तियों को राज्य व्यवस्था की जो संरचना है उसके अनुरूप शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाए, ताकि ये नागरिक राज्य व्यवस्था में न सिर्फ भागीदारी करें बल्कि राज्य व्यवस्था को मजबूत करके देखें। अगर हम दो शासन व्यवस्थाओं की तुलना करें, मान लीजिए चीन है और भारत है, तो भारत में जो लोकतंत्र है, तो हम बचपन से ही लोकतंत्र के महत्व को पढ़ते सुनते आए हैं। अगर हम चीन की शासन व्यवस्था की बात करें तो चीन में एक अलग प्रकार की व्यवस्था होने के कारण वहाँ जो साम्यवादी मूल्य हैं उनमें जनता को शिक्षित करने का प्रयास किया जाता है। दुनिया में हमें ऐसे प्रयास देखने को मिलेंगे और इनकी ओर संकेत सैकड़ों सालों पहले अरस्तु ने भी किया था। इसके अलावा अरस्तु कहते हैं कि कानून जो है वो महत्वपूर्ण होना चाहिए और एक तरह से कानून का जो क्रियान्वयन है वो महत्वपूर्ण होता है। उसको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए बिना किसी भेदभाव के, और ऐसे में जो राज्य व्यवस्था है वो क्रांति से बची रहेगी। तो एक तरह से अरस्तु विधि के शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं और यहीं पर वो अपने गुरु प्लेटो से भिन्न हो जाते हैं। प्लेटो ने दार्शनिक राजा को विवेक की साक्षात प्रतिमा माना है। उसको प्लेटो ने कहा है कि कानून की किसी तरह की ज़रूरत ही नहीं। जो दार्शनिक राजा है वो स्वयं इतना सक्षम है कि वो किस तरह का कानून, वही कानून है, वो उसके लिए कोई कानून नहीं होना चाहिए, वो स्वयं सक्षम है। जबकि अरस्तु कहते हैं कि कानून का शासन होना चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अरस्तु एक अन्य उपाय सुझाते हैं। कहते हैं कि
जैसे हम इकोनॉमिक मोनोपोली की बात करते हैं, एक अर्थव्यवस्था में जो एक अधिकार है उसकी बात करते हैं, वैसे ही राजनीति में भी एक अधिकार नहीं होना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, दल विशेष हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही समूह या एक ही व्यक्ति या एक ही दल लगातार सत्ता में बना हुआ है। सभी को हक होना चाहिए, सभी की भागीदारी की दशाएं मौजूद होनी चाहिए राज्य व्यवस्था में, तभी क्रांति से बचा जा सकता है। अरस्तु ये भी सुझाव देते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। भ्रष्ट तंत्र अगर है तो इससे जनता परेशान होकर क्रांति ज़रूर करती है। लोग जो हैं शासन के खिलाफ होते हैं और वो फिर क्रांतिकारी उपायों के ज़रिए अपना समाधान खोजते हैं। अरस्तु ये भी सुझाव देते हैं क्रांति से बचने का एक उपाय के रूप में कि जो समाज में मौजूद विभिन्न समूह हैं, विभिन्न वर्ग हैं, उनमें एक संतुलन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पद प्रतिष्ठा और जो शक्तियां हैं वो किसी समूह में केंद्रित हों, बाकी के समूह जो हैं वो वंचित हों इनसे, और ऐसे एक समूह विशेष का आधिपत्य हो बाकियों पर। तो ऐसे में बाकी सारे मिलकर क्रांति कर सकते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति नहीं होगी और संसाधनों का, पद का, प्रतिष्ठा का अगर बहुत ही न्यायसंगत तौर पर विभाजन होगा सभी समूहों में, सभी समुदायों में, तो क्रांति नहीं होगी। अरस्तु ने यह भी कहा है कि जो विदेशी तत्व हैं, जो विजातीय तत्व हैं, उनको महत्वपूर्ण पदों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो महत्वपूर्ण पदों में आएंगे तो जिन देशों के प्रति, जिन राज्यों के प्रति उनकी निष्ठा है, उनका अनुसरण करते हुए क्रांति की स्थिति ज़रूर पैदा कर देंगे, ऐसा अरस्तु मानते हैं। तो विदेशी विजातीय तत्वों को शासन व्यवस्था से दूर रखना चाहिए। अरस्तु एक चीज़ और कहते हैं कि जो बुद्धिमान राजा है वो विदेशियों का भय दिखाता रहता है, अन्य राज्यों का भय दिखाता रहता है। वो कहता रहता है कि देश में खतरा है। कई बार ये खतरे वास्तविक होते हैं, कई बार ये खतरे काल्पनिक होते हैं। तो अरस्तु कहता है कि ऐसे ज़रूरत पड़े तो काल्पनिक खतरों का भी सृजन करना चाहिए और अपने राज्य के लोगों को दिखाते ही रहना चाहिए कि आप जो हैं गंभीर खतरे में हैं और जो एक दूसरा देश है, दूसरा राज्य है, वो आप पर हमला कर सकता है। तो ऐसे में जो भय है वो लोगों को एकजुट रखता है और इससे क्रांतियाँ जो हैं वो नहीं होती हैं। अगर हम विशेष उपाय की बात करते हैं, अभी ये तो सारे सामान्य उपाय थे, अगर विशेष उपाय की बात करें तो अरस्तु ने कई तरीके के विशेष उपाय सुझाए हैं और ये अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में जो है परिवर्तन ना हो, इसके लिए जो है उपाय सुझाते हैं। अलग अलग शासन व्यवस्थाओं की अलग अलग दशाएं होती हैं और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अरस्तु सुझाते हैं। जैसे अरस्तु कहते हैं जो आतताई शासक हैं वो भी अपनी शासन व्यवस्था को सुरक्षित रख सकते हैं। बड़ा ही एब्सर्ड लग सकता है कि अरस्तु जो आतताई शासन व्यवस्थाएं हैं उसकी सुरक्षा के लिए भी उपाय सुझाते हैं, लेकिन चूंकि वो वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिक दृष्टि से उन्होंने विचार किया और राजनीति को नीति शास्त्र से पूर्णतया पृथक किया अरस्तु ने, तो ऐसे में अरस्तु भेद नहीं करते हैं शासन व्यवस्थाओं में नैतिक आधार पर। तो आतताई शासन व्यवस्था में अपनी सत्ता कैसे बनी रहे ऐसे लोगों की, आतताइयों की, उसके उपाय भी सुझाते हैं। वो कहते हैं कि जो आतताई शासक हैं, जो तानाशाह हैं, उनको जासूसी की दिशा में विशेष प्रयास करने चाहिए और ख़ास तौर पर अरस्तु बताते हैं कि जो महिलाएं हैं उनको गुप्तचर के तौर पर रखना चाहिए और एग्रेसिव अप्रोच होनी चाहिए दूसरों के प्रति और जनता को भय से ग्रस्त रखें ऐसे शासक, और बताते रहें कि सिर्फ उन्हीं के ही कारण से वो लोग सुरक्षित हैं और अगर किसी तरह का
जो अस्थिरता किसी तरह की आती है, वो लोग पद पे नहीं रहेंगे तो राज्य कमज़ोर हो जाएगा। राज्य निश्चित रूप से विदेशी जो तत्व हैं, जो विदेशी राज्य हैं, अन्य राज्य हैं, वो इस राज्य पर हमला कर देंगे और राज्य ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह का जो भय है वो शासक दिखाते रहते हैं और ये प्रवृत्तियां हैं भी। अगर हम देखें, अरस्तू की बात की तस्दीक करें, पुष्टि करें, तो जो समकालीन जो राजनीति है उसमें इस तरह की व्यवस्था आपको दुनिया भर में देखने को मिलेगी, अलग अलग जगहों पर, जहाँ पर इस तरह के आतताई शासक हैं वो लगातार जनता में एक भय का संचार करते रहते हैं। आजकल तो मास मीडिया है, सोशल मीडिया है इसके ज़रिए, और बताते रहते हैं कि सिर्फ वही काबिल हैं और जब तक वो हैं शासन में, जब तक वो हैं सत्ता में, तभी तक उनका जो मुस्तकबिल है, भविष्य है जनता का, वो सुरक्षित है। और जब वो नहीं रहेंगे तो जनता का जो भविष्य है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। तो ये शासक करते हैं, तानाशाही व्यवस्थाओं में ख़ास तौर पर ऐसा देखने में आता है। और जनता को यही समझाने का प्रयास किया जाता है कि सिर्फ कुछ लोग ही या एक ही व्यक्ति शासन करने के लिए सुयोग्य है, बाकी सब में ऐसी योग्यता नहीं है। तो अरस्तु आतताई जो शासन व्यवस्थाएं हैं, जो तानाशाही प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, उसके लिए अरस्तु उपाय में ये सारी चीज़ें शामिल करता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो अन्य व्यवस्थाओं में भी उपाय जो है वो अरस्तु सुझाता है। और एक तरह से मिश्रित संविधानों की वो बात कहता है। उसकी सलाह है, उसका परामर्श है कि जो मिश्रित संविधान है उसमें परिवर्तन की जो दिशा है वो साफ तौर पे देखी जा सकती है। जो कुलीन तंत्र है और जो वर्ग तंत्र है, इनमें जो शासित हैं, इनमें जो कमज़ोर जो समूह हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए, है ना। ये बात कही है अरस्तू ने। और विशेष वर्गों में जो है वो एक तरह से कोशिश की जानी चाहिए कि समानता अधिक से अधिक लाई जाए। और वर्ग तंत्र जो है उसमें जो जन सामान्य है उसको प्रशासन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक पार्टिसिपेशन या भागीदारी दी जानी चाहिए। और ख़ास तौर पर ये बात लागू होती है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के लिए अरस्तू एक बात और कहते हैं कि जो लोकतंत्र है उसमें जो धनी वर्ग है उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए शासकों के द्वारा कि आप लोग टेंशन न लें, आप लोग परेशान मत हों, और आपकी जो संपत्ति है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, उसका कहीं कोई नुकसान नहीं होने वाला। और भले ही आपके खिलाफ माहौल हो, कुछ लोग पसंद ना करते हों, तो राज्य जो है, राज्य अपनी कानून व्यवस्था के ज़रिए, अपनी शक्ति के ज़रिए आपकी संपत्ति और आपके संसाधनों और संपत्ति अर्जित करने की जो प्रक्रिया है उन सभी की रक्षा करेगा। आप सुचारू रूप से अपना कार्य बिना किसी टेंशन के जारी रखें। तो ये अरस्तू ने इस तरह से विशेष उपाय सुझाए हैं। और ये इस तरह से हमने अरस्तू की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण विषय को समझने का प्रयास किया। आशा है आपको ये पॉडकास्ट सुनकर फ़ायदा हुआ होगा। और फिर भी आपके कोई सुझाव हैं, आपकी कोई राय है, आपकी कोई प्रतिक्रिया है, तो कृपया ज़रूर हमें उससे अवगत कराएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।